नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ एजुकेशन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं फरवरी 2023 का जो अकाउंट्स का पेपर था, वो पूरा अकाउंट्स का पेपर हम आज सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा पेपर आप देखिए, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस है और किस तरह से उसको सॉल्व किए जाते हैं। तो एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। पहले 2.5 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास जो अवेलेबल है। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास 2.5 मार्क का है, इसमें से हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जितने भी है सारे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, दैट इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये जो थिया, ये पूरा थियरिकल क्वेश्चन है, तो थियरिकल क्वेश्चन हम इग्नोर करें। सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि इन द बुक्स ऑफ कमलेश शोइंग एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, आपको डेटर का दे रखा है 19,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। क्रेडिट सेल्स दे रखा है 50,000 और बैड डेब्ट्स इनकर्ड दे रखा है 650। So prepare the ledger of debtors account and calculate the amount of the cash received from the debtors during the year. So जो debtors account बनता है तो किस इस तरह से बनता है कि हम क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। तो हम डेबिट साइड पे पहले तो टू बैलेंस लिख देंगे। जो ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 19,000, और उसी तरह से हमने यहाँ पे उसका क्लोजिंग बैलेंस जो बता रखा था वो भी लिख लिया है 25,000। अच्छा, दोनों बैलेंस लिखने के बाद हमें बोला गया था कि वे बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स होता है वो क्रेडिट में जाता है। सो 650 रुपीज हमने क्रेडिट में बैड डेब्ट्स लिखा हुआ है, और जो डेबिट क्रेडिट सेल्स था 50,000 वो हमने डेबिट्स में लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे डेटर्स अकाउंट का 69,000 जो होता है हमारे पास। और इसमें से हम ये अगर क्रेडिट साइड में दो आइटम्स हमारे पास थी 650 एंड 25,000, अगर वो टोटल में से लेस कर ले तो हमें बैलेंस फिगर मिल जाएगा विच इज अ कैश अकाउंट 43,350। तो ये हो गया हमारा कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें जो जिस तरह से लेजर अकाउंट का छोटा सा सम था, तो इस तरह से होता है 2.5 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है कि जय हैज लैंड 80,000 टू मिस्टर रवि ऑन 1 January 2021 विच इज रिपेबल इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, और 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस करना है। कमेंसिंग फ्रॉम 1 January 2022। ओके, 1 January 2022 से हम स्टार्ट करेंगे, एक साल के बाद। सो कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट, और उसका इंटरेस्ट भी हमें चार्ज करना है। तो किस तरह से कैलकुलेशन होगा, तो हमारे पास सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जो 1 January 2022 से हमने लेना शुरू किया था इंस्टॉलमेंट, तो वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा। उसके बाद 30th 6, फिर 1/1 एंड फिर 30th 6। ये 6 महीने के बाद का हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। अच्छा, तो फर्स्ट हमारा जो डेट ऑफ बोरोइंग जो दे रखा था अंदर, वो डेट ऑफ बोरोइंग हमारे पास 1/1/2021 था। तो वहां से लेके शुरू करेंगे 1/1/22, तो 12 महीने हो जाएंगे। फिर वहां से लेके 30th 6 2022 तो 18, इन्हें 6 6 महीने भी इसमें ऐड कर देंगे। 12 + 6 18, 18 + 6 24, 20 + 4 + 6 30। ये कुल मिला के 84 मंथ्स हो गया। दैट ये चारों का हमने टोटल कर दिया, तो 84 मंथ्स हो रहा है। तो हम एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला लगा रहे हैं कि एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ बोरोइंग प्लस टोटल मंथ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो टोटल मंथ्स हो गए 84, और हम इसको 4 इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाय 4 कर लिया, तो हमें आंसर आ रहा है 21 मंथ्स। 21 मंथ्स का मतलब होता है 1 साल और 9 महीने। तो हम ये डेट जो हमारे पास 1/1/21 डेट ऑफ बोरोइंग था, इसके अंदर 1 साल और 9 महीने हम क्या करेंगे, इसमें अंदर ऐड कर लेंगे। तो हमारा डेट निकल के आ रहा है कि 30th 9। तो 30th 9 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लिया। 80,000 का लोन था, तो 80,000 इंटू 10% इंटू 21 मंथ्स डिवाइड बाय 12। सो कुल मिला के 14,000 रुपीज का हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, और कुल हमारा एवरेज डेट ड्यू डेट होगा वो 30th 9 होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 कि जॉय एज जॉय क्लब हैज एन 50 रजिस्टर्ड मेंबर्स इन द क्लब ऑफ ईच मेंबर्स पेइंग 5,000 एनुअल सब्सक्रिप्शन। ये 50 मेंबर थे, सब 5,000 रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द ईयर 2020-21, 10 मेंबर्स हैव नॉट पेड देयर सब्सक्रिप्शन। 10 लोगों ने नहीं पे किया था।
5 members have paid in advance in the subscription of the same year, और 5 लोगों ने एडवांस में पेमेंट कर दिया था। in the end of the 2021-22 की बात करें तो 8 members have not paid the annual subscription and 3 members have the paid in advance. So you are required to calculate the total amount of recorded income expenditure. कितना हो जाएगा उस पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर? तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करने के लिए। जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 2,10,000, वो पहले हमने लिख दिया। इसके अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास था करंट 2021-22 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ओके, तो जो हम यहाँ मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि करंट ईयर का जो है 10 मेंबर लोगों ने पैसा नहीं पे किया है। पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने पहले अमाउंट लेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि 2021-22 के लिए देखा जाए तो 8 मेंबर ने पैसा नहीं पे किया। आउट ऑफ 50 मेंबर्स 8 पर्सन ने पैसा नहीं पे किया है, ओके। तो वो माइनस कर लेंगे, अगर 50 में से 8 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएंगे 42। तो 42 इंटू 5,000 आपका हो जाएगा 2,10,000। ओके, सबसे पहले अमाउंट हमें इस तरह से मिली। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 21-22 यानी करंट ईयर का जो हमारा आउटस्टैंडिंग हो किस तरह से मिल जाएगा? यहाँ लिखा है 8 लोगों ने पैसा हमें नहीं किया है, और जबकि 3 लोगों ने हमें एडवांस किया है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर लिया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये 8 मेंबर्स का है। 8 5 40, तो 40,000 रुपये जो है 8 मेंबर का पैसा हमें नहीं मिला करंट ईयर का, तो हमने वो ऐड कर दिया। अच्छा, 3 लोगों ने एडवांस में पे किया था, वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3 मेंबर का हमने ले लिया है, जो कि 5,000 रुपये का, यानी 15,000 वो माइनस कर लेंगे, क्योंकि वो करंट ईयर का नहीं है, पिछले साल का है, सॉरी नेक्स्ट ईयर का है। उसके बाद हमारे पास था कि हमारे पास 2020-21 के अंदर 10 members have not paid their subscription while 5 members paid in advance। जो 5 लोगों ने एडवांस में पेमेंट किया था उसके हिसाब से हमने यहाँ 5 लोगों ने एडवांस में पेमेंट किया था, वो पिछले साल एडवांस में पे किया था। तो पिछले साल का एडवांस जो था वो इस साल आएगा, है ना? तो वो लोगों ने पे किया था, तो वो यहाँ पे हमने 25,000 लिख किया है। अच्छा, यहाँ पे पिछले साल वाले जो थे 10 मेंबर हैज नॉट पेड, तो पिछले साल उन्होंने नहीं पेमेंट किया था, लेकिन इस साल उन्होंने पे किया, ऐसा कोई मेंशन नहीं है, तो हम वो नहीं ले रहे। ओके, इसके हिसाब से हम 25,000, ये कैलकुलेशन के हिसाब से हम 2,60,000 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सब्सक्रिप्शन शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो 2,60,000 हमारा आएगा। इसके बाद हमें एग्जाम्पल के अंदर ट्रू फॉल्स पूछे गए थे कि all the transactions are events but all the events are not transactions। सही बात है कि सारे ट्रांजेक्शन इवेंट हो सकता है, बेसिकली कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो इवेंट होगा। अगर वो फाइनेंशियल कैरेक्टर हो जाता है और बिजनेस रिलेटेड हो जाएगा तो ट्रांजेक्शन हो जाएगा, लेकिन सारे इवेंट्स ट्रांजेक्शन नहीं बन पाते। ट्रू। सेकेंड, डेबिट नोट कैन बी इश्यू टू सेलर इफ द कस्टमर रिटर्न द सम डिफेक्टिव गुड्स। इसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि डिफेक्टिव गुड्स जब रिटर्न करेगा तभी डेबिट नोट बनेगा, ऐसा है तो ये गलत है। अदरवाइज अगर डिफेक्टिव सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जब भी गुड्स डिफेक्टिव रिटर्न करेगा, दैट इज सेल्स रिटर्न आएगा, तो हम डेबिट नोट बनाएंगे, तो ये ट्रू है। इन थर्ड हमें मेंशन किया है दैट इज एन इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस इज कैटेगराइज्ड एज नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन, एक सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव्ड होता तो वो नॉमिनल अकाउंट में जाता, लेकिन अगर एडवांस रिसीव्ड हुआ है इंटरेस्ट तो पर्सनल अकाउंट में चला जाता है। पर्सनल अकाउंट का रूल हमारे पास है कि पर्सनल अकाउंट पेबल्स आर क्रेडिटेड एंड रिसीवेबल्स आर डेबिटेड, तो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। All the capital expenditure eventually become a revenue expenditure, whereas the revenue expenditure are not generally capital expenditure। ये गलत चीज है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इवेंचुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बन पाता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी असेट्स परचेज करते टाइम पे हम उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और असेट्स जो हम पे करते हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन वो कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बन पाता। किस तरह से, अगर उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ठीक है, लेकिन सारे असेट्स के ऊपर का जो डेप्रिसिएशन है वो पॉसिबल नहीं है। जस्ट लाइक हम कभी भी लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट नहीं करते, राइट? तो इसके हिसाब से ये क्वेश्चन, ये आंसर गलत है, तो फॉल्स। नंबर 5, ऑन द बेसिस ऑफ द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट
पार्टनरशिप फॉर्म्स प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉइन। ये स्टेटमेंट जो है वो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का नहीं है, ये सेपरेट आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट का है। यानी ओनर और बिजनेस दोनों अलग चीज है। ये मेंशन करता है कि बिजनेस को उसके ओनर को पैसा देना चाहिए अगर वो कैपिटल दे का इंटरेस्ट है, कैपिटल है तो उसका इंटरेस्ट, और ज्यादा विड्रॉ करता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन कॉइन। तो ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से गलत है, लेकिन सेपरेट आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये स्टेटमेंट बनाया गया। सो इट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें बताया गया था कि आपको क्लासिफिकेशन करना है कि किस तरह का एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे 10,000 रुपीज एज एन इंटरेस्ट incurred during the year on the term loan obtained for the construction of factory building and purchase on machine। यानी फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने के लिए या फिर मशीन खरीदने के लिए आपने 10,000 रुपए का लोन लिया था। However, the production has not commenced till the last date of the accounting year। अभी तक आपका शुरू नहीं हुआ है, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। ओके, और 10,000 रुपए अगर हमें मिले हैं तो 10,000 हमारा कैपिटल रेवेन्यू होगा। लेकिन यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू में कंसिडर कर दिया जाएगा क्योंकि अभी तक प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है करंट ईयर के अंदर। Second thing is 21,000 is spent on the repairing of the second hand machine was purchased on 8th April। 8th अप्रैल को आपने एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया है और उसके ऊपर 1,000 रुपए हमने कैरेज भी पे किया हुआ है ऑफिस एक्विजिशन जब हमने उसको खरीदा था। तो कभी भी असेट्स परचेज करते हो तो उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है उसके अंदर ऐड हो जाता है। तो ये रिपेयरिंग का खर्चा या फिर उसका फ्रीट एट द टाइम ऑफ परचेज है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर कि 40,000 was the amount of the premium received at the time of issue of share। जो आपने शेयर इश्यू किया तब आपको पैसा मिल गया था, तो कैपिटल प्रीमियम है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये कैपिटल रेवेन्यू होगा या फिर कैपिटल रिसीप्ट कह सकते हैं। तो ये कैपिटल रिसीप्ट, ये कैपिटल रिसीप्ट हो जाएगा कि ये प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है। जब शेयर हम ज्यादा पैसों से इश्यू करते हैं तो सब कैपिटल रिसीप्ट कहते हैं। उसके बाद हमें मेंशन किया है कि भी परचेज ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर लैंड फॉर द मिल ऑफ 60,000 for the mill of 60,000 and 500 paid the lagan, that is taxes online after the purchase of agriculture land। हमने एक जमीन खरीदी है और जमीन 60,000 की है, उसके ऊपर हमने खर्चा किया है, उसका टैक्स पे किया है, तो इट्स एन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आपका बैलेंस शीट में जाता है ये। उसके बाद है इंश्योरेंस क्लेम, आपको 5,000 रुपीज का रिसीव हो रहा है। whereas the company's goods lost by fire is 6,000। कंपनी को 6,000 रुपए का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया था बाय फायर, तो उसमें से 5,000 इंश्योरेंस कंपनी हमें दे रही है, तो इट्स योर कैपिटल रिसीट। ओके, तो 5,000 रुपए आपके रेवेन्यू इनकम में आ जाएंगे क्योंकि गुड्स ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, और 1,000 आपका कैपिटल रेवेन्यू लॉस हो जाएगा क्योंकि आपको 1,000 रुपए कम मिल जाए। A sum of rupees 40,000 was spent on the पेंटिंग ऑफ द ओल्ड फैक्ट्री। ओल्ड फैक्ट्री को आपने पेंट करवाया हुआ है और उसके ऊपर आपका खर्चा हुआ है 40,000 रुपए का। इट्स एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हर साल होता है या फिर हर 2 साल के ऊपर बाद आपको करवाना पड़ता है, तो इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। So truck costing rupees 1 lakh standing in the books at 60,000 was sold for 70,000। तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपए का फायदा हो रहा है। सो कैपिटल गेन इज रुपीज 10,000, आपका 10,000 रुपए का कैपिटल गेन कहलाएगा, और 60,000 आपका कैपिटल रेवेन्यू में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ये हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 में। बाकी का थोड़ा अकाउंटिंग साइकिल का थियरिकल कॉन्सेप्ट पूछा गया है। यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, वो थियरिकल पोर्शन। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किस तरह से काम करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किस तरह से बनता है। लेकिन उससे पहले अगर ये देखें तो ये क्वेश्चन है कि बिंदो ऑफ बड़ौदा हैज परचेज द गुड्स ऑफ रुपीज 2 lakhs फ्रॉम द राजू ऑफ राजकोट एंड द पेमेंट इज मेड बाय चेक। तो हमने गुड्स परचेज किए और एंटायर गुड्स हैज बीन सोल्ड टू द भाविंग एट द भावनगर रुपीज 2,40,000 एंड पेमेंट इज रिसीव्ड थ्रू चेक। 18% जीएसटी इज एप्लीकेबल है दोनों ट्रांजेक्शन में। तो किस तरह से एंट्री होगी मैं आपको बता देता हूँ वर्बल। तो कैलकुलेशन किस तरह से होगा, आपने गुड्स परचेज किया है
तो राइट, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। CGST SGST दोनों रिसीवेबल होंगे, तो CGST रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, SGST रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट कर दिया है। तो 2 लाख रुपए का गुड्स लगेगा, उसके ऊपर 18% के हिसाब से 36,000 CGST SGST लगेगा। ओके, सो 2,72,000 का आपका इफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सेम थिंग अगर आपको करना है सेलिंग के टाइम पे, तो आप गुड्स सेल कर रहे हो तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, जो वो भी हमारा भावनगर यानी गुजरात से ही है, तो उसके ऊपर भी हम CGST SGST लगेंगे, लेकिन वो पेएबल होगा। तो इसमें आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो हमने भाविन को सेल किया है, और उसके ऊपर CGST पेएबल, जब आप सेल करते हो तो पेएबल अकाउंट लिखा रहता है, तो CGST पेएबल अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू आपको STST पेएबल अकाउंट लिखना है। वो 2,40,000 का 18% के हिसाब से हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है हीना एंड बीना का, जो कम कम फाइनल अकाउंट्स का एग्जाम्पल है। तो फाइनल अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसके अंदर यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले हम इसमें से एडजस्टमेंट कर लेंगे और हिडन एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर है कि भी आपका स्टॉक ऑन 31st March 2022 was 40,000, out of which market value of 50% stock is increased by 10%। 10% इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो हमें पता है एज पर रूल्स कि जब हम वैल्यू बढ़ती है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, लेकिन अगर वैल्यू कम होती है तो हम कंसिडर करते हैं। तो रिमेनिंग 50% के ऊपर 10% डिक्रीज हो रहा है, तो 40,000 का 50% होता है 20,000, और 20,000 का 10% होता है 2,000। तो अल्टीमेटली 2,000 हमारा लॉस हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा हो जाएगा 38,000। तो हम पहले ही यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 38,000 की एंट्री देंगे। और सेकंड तो हमें पता ही है एसेट साइड पे जाएगा, तो हमने यहाँ पे एसेट्स अकाउंट में भी लिख दिया है, दैट इज बैलेंस शीट हमारा मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। तो बैलेंस शीट के अंदर हमने एसेट साइड पे लिख लिया। तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 38,000। ओके, चलो उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट जो करता है हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग एंड कंप्यूटर। तो बिल्डिंग एंड कंप्यूटर के अंदर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे पास बिल्डिंग कितना है और हमारे पास कंप्यूटर कितना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो बिल्डिंग दे रखा है, ओके, और कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ट्रायल बैलेंस का। तो क्या करेंगे, हम असेट्स में लिख लेंगे पहले कंप्यूटर्स 20,000, उसका ओल्ड डेप्रिसिएशन हमने 1,000 प्लस का रखा है, और कुल मिला के हो जाएगा 21,000, उसका 10% न्यू डेप्रिसिएशन 2,100, और कुल मिला के 21,000 माइनस 2,100, तो 18,900 आउटर कॉलम में चला जाएगा। बिल्डिंग जो के ऊपर हमारे पास 50,000 का है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करके हमने 45,000 आउटर कॉलम में। ये दोनों की सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग दोनों मेंशन किया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास एडजस्टमेंट्स जो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। तो तीनों अप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो हमने यहाँ पे अप्रोप्रिएशन और करंट अकाउंट बना रखा है। तो पहले तो करंट अकाउंट का बैलेंस लिख दिया है 20,000 एंड 10,000, डेबिट क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। ड्राइंग डिमेंशन किया था वो डेबिट में लिख दिया है 20,000 एंड 5,000। अब हमें बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल जो हमारे पास है 75,000 और 25,000, जो कि हमने डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखा है। उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% के हिसाब से 7,500, और 25,000 के ऊपर 10% के हिसाब से 2,500। सेकेंड इफेक्ट इसकी हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट लिख देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। अच्छा, उसी तरह से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला गया था, तो ड्राइंग के ऊपर हमने यहाँ पे 20,000 का 5% और 5,000 का 5%, यानी दोनों का इंटरेस्ट हमने लिख दिया इन ड्राइंग के नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसकी सेकेंड इफेक्ट अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट जाएगी, तो हमने यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट दोनों का लिख दिया। करंट अकाउंट के बैलेंस के ऊपर भी हमें चार्ज करना था। तो करंट अकाउंट का 20,000 बैलेंस क्रेडिट है, तो उसके ऊपर हमने 1,000 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज किया है 5% के हिसाब से। और
ये हीना का जो था वो 10,000 था, उसका 5% के हिसाब से हमने 500 चार्ज किया था। तो दोनों की क्रॉस इफेक्ट जाएगी। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 1,000 क्रेडिट है तो हम अप्रोप्रिएशन डेबिट कर देंगे, और करंट अकाउंट में जो क्रेडिट किया है वो अप्रोप्रिएशन में डेबिट कर लेंगे। दोनों की इफेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 500 क्रेडिट कर दिया और ये डेबिट कर दिया। ओके, चलो उसके बाद जो ट्रांजेक्शन हमारे पास था की था एडजस्टमेंट कि वी मेक द प्रोविजन ऑफ 10% ऑफ एडिशनल बैड डेब्ट्स एंड प्रोवाइड 2% रिजर्व ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स। तो हमें बीडीआर काउंट करना है, बैड डेब्ट्स रिजर्व, और डिस्काउंट रिजर्व डीआरडी काउंट करना है। तो सबसे पहले वो हम डेटर्स के ऊपर करेंगे, तो असेट्स में लिख देते हैं पहले डेटर्स हमारे पास जो मेंशन है 55,000। उसके ऊपर पहले देखना है कि अगर कोई अदर एडजस्टमेंट्स ना हो, कोई और अदर एडजस्टमेंट्स नहीं है, बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, बीडीआर आपको 5,500 का, तो 55,000 में से आप 5,500 माइनस कर लोगे, तो आपके पास जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगा उसके अंदर आपका 2% बचेगा। तो 55,000 के अंदर से आप 5,500 बात करोगे तो 9,500 बन जाएगा, सॉरी 49,500 बन जाएगा। तो 49,500 का 2% के हिसाब से 990 बनता है। तो हमने 990 डिस्काउंट रिजर्व लिख लिया है, बाकी का अमाउंट आउटर कॉलम में लिख दिया है 48,500। अच्छा, ये दोनों की सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम देखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमने यहाँ पे बैड डेब्ट्स का टेबल बना रखा है, दैट इज टू बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट प्लस बैड डेब्ट्स रिजर्व एडजस्टमेंट माइनस बैड डेब्ट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस। तो आपको बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस का तो 1,500 अंदर मेंशन किया हुआ है, बैड डेब्ट्स रिजर्व जो हमारा एडिशनल आया 5,500 वो मिला दिया और हमने 7,000 रुपीज लिख दिया। अच्छा, जो डिस्काउंट रिजर्व था वो डिस्काउंट रिजर्व डिस्काउंट के अंदर आता है, डिस्काउंट गिवन आपको मेंशन किया हुआ है। जो डिस्काउंट गिवन आपके पास 450 रुपये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में डिस्काउंट दे रखा था 450 ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो वो 450 जो है उसके ऊपर हम डिस्काउंट रिजर्व जो हमने एडिशनल काउंट किया है डेटर्स का 990 वो ऐड कर देंगे। अगर ट्रायल बैलेंस का होता है तो वो डिस्काउंट रिजर्व में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपको देखता है कि गुड्स ऑफ ₹2,000 was given as advertisement which is not entered in the books। आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए 2,000 रुपये का गुड्स दिया था, वो बुक्स में एंटर्ड नहीं है। तो पहली चीज कि गुड्स गॉन अदर देन सेल्स, तो वो परचेज में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2,000 रुपीज हम माइनस कर लेंगे परचेज में, एंड इट्स अ वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो सेकंड P&L अकाउंट में हम एडवर्टाइजिंग लिख देंगे। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट 2,000, ट्रायल बैलेंस में और कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो हमने अलग से लिख लिया एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 2,000, और गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट, सो परचेज में से हमने माइनस कर लिया है गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट। अच्छा चलो, तो सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, कोई हिडन एडजस्टमेंट है तो देख लेते हैं। हिडन एडजस्टमेंट्स के अंदर आपके पास होता है इंश्योरेंस प्रीमियम, आउट ऑफ विच 1,200 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30 जून। हमारा साल खत्म होता है 31 मार्च को, हमने 30/6 तक यानी 30 जून तक का हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, 3 महीने का एडवांस हो जाएगा, तो पूरे 12 महीने का 1,200 होता है, 3 महीने का 300 रुपये हो जाएगा। तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस कर लेंगे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे पास होता है 2,000 जो मेंशन किया था, उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस कर लेंगे 300 रुपये, तो 1,700 रुपये आउटर कॉलम में जाएगा 1,700। अच्छा, तो प्रीपेड इंश्योरेंस इज अवर एसेट्स, तो हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड पे उसकी सेकंड इफेक्ट दे रखी है कि प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपीज। ओके, तो ये हो गए सारे हमारे एडजस्टमेंट और हिडन एडजस्टमेंट। बाकी सारा ट्रायल बैलेंस तो आप अच्छे से ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो इस तरह से हमने पूरा एग्जाम्पल किया है। सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट में इफेक्ट्स दे रखी है। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास था, ओपनिंग बैलेंस, सेल्स रिटर्न, और हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हुआ है। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 58,400। सारे एक्सपेंसेस जो अदर एक्सपेंसेस थे वो सारे एक्सपेंसेस हमने लिख दिए, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये नेट प्रॉफिट हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट लिख रखा है। उसके अंदर हमने सब ऐड किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट है, ये सब प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास नेट डिविजिबल प्रॉफिट आता है 24,660, जो हमने पास्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है बाय एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो दोनों पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे आपको पहले ही मेंशन किया था 3:1 रेशियो है,
उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। उसके बाद जो उसका बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, वो असेट्स और लायबिलिटी में जाएगा। ये जो आपके पास है इसको क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, तो ये करंट अकाउंट का बैलेंस बीना जी का हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और हिना जी का हमारा 7085 आ रहा है, जो कि डेबिट बैलेंस कहलाएगा, वो हमने असेट साइड पे लिखा हुआ है, दैट इज करंट अकाउंट ऑफ हिना, और बैलेंस शीट हमने टैली कर ली। इसी तरह से और एक सम देखते हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपके पास। उसके अगेंस्ट यहाँ पे आपके पास रीडिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स का एक छोटा सा सम था। ओके, तो यहाँ पे रीडिंग ऑफ लेजर अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा था रीडिंग ऑफ लेजर अकाउंट। रीडिंग ऑफ लेजर अकाउंट के थियरिकल पोर्शन है, किस तरह से है मैं जरा आपको वर्बली बता देता हूँ कि ये वेजिस अकाउंट है। तो पहले हम टाइप्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं कि किस टाइप का अकाउंट है। तो वेजिस अकाउंट जो होता है इट्स एन एक्सपेंडिचर, और इसके ऊपर नॉमिनल अकाउंट अप्लाई होता है कि डेबिट व्हाट इनकम एंड सॉरी डेबिट व्हाट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। सेकेंड, ये टाइम पीरियड किस साल का, कितने साल का है, तो इट्स अ क्वार्टरली वेजेस अकाउंट, जो हमें बता रहा है ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022 का। आइटम ऑफ डेबिट तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट में किस तरह से हमने पेमेंट किया है, और बैंक अकाउंट से हमने पे किया है 30,000, 30/9 को हमने कैश अकाउंट। फिर श्याम जो कि रिसीवेबल्स में आता है, अपने पेएबल्स में आता है सॉरी, और बाकी का इंस्टॉलेशन चार्जेस यहाँ पे लिखा है, जो कि गलत, क्योंकि कभी भी कोई भी एसेट्स का इंस्टॉलेशन चार्जेस हम अलग से नहीं लिखते, वो एसेट्स अकाउंट में जाता है, अलग सेपरेट अकाउंट बिजनेस अकाउंट क्रिएट नहीं होता। तो इट्स अ डिफेक्ट में आप इसको लिख सकते हो। क्वार्टरली बन रहा है, इट्स ओके फाइन, लेकिन श्याम अकाउंट है जो बाकी है, इट्स एन वन नोटेबल पॉइंट्स, दैट इज 15,000 वेजेस आर स्टिल आउटस्टैंडिंग टू पे। ओके, ईयर एंड के बाद ये वेजेस अकाउंट आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। सो डिफेक्ट्स के अंदर एक ही चीज है, ये क्वार्टरली, सो कंप्लीट वेजेस अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड। आप नोटिस क्या कह सकते हैं हम, सजेशंस में या फिर नोटिंग पॉइंट्स में आप लिख सकते हो क्वार्टरली। आप अगर चेक से पे करो तो चेक से पे करो, या बैंक से पे करना चाहो तो बैंक पे करो, दोनों की जरूरत नहीं है, आइदर कैश और बैंक। ओके, एंड यू हैव टू रिवाइज योर अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लिखा जाता। अच्छा, उसके अगेंस्ट में आपके यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि जो कि आपको इंटरेस्ट काउंट करना था, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस अकबर के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन के हमने आप ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, तो नीचे वाला क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्टली बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये वाला क्वेश्चन हमने स्किप किया है। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था, जो कि प्रोफेशनल लेवल का होता है, कि इनकम फ्रॉम प्रोफेशन जो होती है, उसमें हमने यहाँ पे हमने ब्राइट क्रिकेट क्लब जो होता है उसकी इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास ओनली 3 एडजस्टमेंट्स है। तो देख लेते हैं क्या बनाया हमने। ये हमने बनाया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट बना रखी है। तो सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट्स देख लेनी है। एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 21-22 24,000। करंट ईयर का 24,000 आपका सब्सक्रिप्शन बाकी। तो आपने सब्सक्रिप्शन देखा तो यहाँ पे 24,000 सब्सक्रिप्शन के अंदर हमने ऐड कर दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव जो होता है उसके अंदर हमने 24,000 ऐड कर दिया, और 3,84,000 सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल्स है, यानी हमारे असेट्स में जाएगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 24,000। अच्छा, उसके बाद हमारे पास था डेप्रिसिएशन काउंट करना था फर्नीचर और प्ले बिल्डिंग पे। तो यहाँ पे प्ले बिल्डिंग हमारे पास था और फर्नीचर भी दोनों था, लेकिन प्ले बिल्डिंग के अंदर हमें एक और यहाँ पे एक्सटेंशन भी लिखा हुआ है 1,20,000 का। तो प्ले बिल्डिंग में सबसे पहले उसको हम ऐड कर लेंगे। तो फर्नीचर के ऊपर तो सिंपली 12,000 10% के हिसाब से लगा दिया, लेकिन बिल्डिंग जो हमारे पास था वो 4,80,000 का था। उसके अंदर हमने एडिशन ऑफ बिल्डिंग था 1,20,000, तो हमने ऐड कर लिया। उसके बाद हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 5 लाख के ऊपर, सो 12,000 के हिसाब से 5,88,000। सो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर रखा है फर्नीचर और प्ले बिल्डिंग का 2%। अच्छा, उसकी सेकेंड इफेक्ट हम जानते हैं कहाँ जाएगी, आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हमने लिखा हुआ है दोनों का डेप्रिसिएशन, कि द डेप्रिसिएशन कितना होगा।
तो ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर हमने पहला मेंशन किया हुआ है, और उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग भी हमने चार्ज किया हुआ है। ओके, चलो उसके बाद एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि स्टॉक ऑफ बैट्स एंड बॉल्स आपको दे रखा है। तो स्टॉक ऑफ बैट्स एंड बॉल आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो असेट साइड पे हम पहले लिख देते हैं। तो असेट साइड पे हमने क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बैट एंड बॉल का, और जो ये एसेट साइड पे हमने बैट एंड बॉल का लिखा है उसका परचेज और सेल दे रखा है हमें। तो हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ बैट एंड बॉल जो था वो था, उसके अंदर हमने उसका परचेज भी ऐड कर दिया, और उसमें से 12,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके आफ्टर 42,000 दे रखा है। सेल ऑफ बैट एंड बॉल है वो आपकी इनकम हो जाएगी, तो हमने रेवेन्यू साइड लिखा हुआ है, दैट इज इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर। तो ये हो गया आपका 3 एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे बाकी सारी इनकम कैश इन हैंड वो असेट्स में जाएगी, बैंक बैलेंस असेट्स में जाएगा, डेटर्स असेट्स में जाएगा, फर्नीचर बिल्डिंग हमने लिख लिया है, बैट ऑफ बॉल लिख दिया, रेंट हमारा एक्सपेंसेस में जाएगा, रेट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, सेक्रेटरियल ऑनरियम वो भी हमारा जाएगा हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में। एंट्रेंस भी यहाँ पे आएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, वेजेस भी जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सटेंशन ऑफ प्ले बिल्डिंग हमने ऐड कर दिया है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, लीगल चार्जेस, वॉशिंग एक्सपेंसेस, ये सारा जाएगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट। रिपेयर्स ऑफ प्ले ग्राउंड ऑफ फर्नीचर वो भी आपका रिपेयरिंग खर्चा भी वही जाएगा। कन्वेंशन फीस, बैच स्टम्प परचेज हमने ऐड कर दिया है। इंटरेस्ट और लोन का एक हिडन एडजस्टमेंट्स है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल फंड आपकी लायबिलिटी में जाएगा, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में, लॉन्ग लोन आपका लायबिलिटी जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस अगर ट्रायल बैलेंस पे दे रखा है तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। जो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो ऑफकोर्सली ये क्रेडिट हमारा लायबिलिटी में जाएगा। ईयरली सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम हो गई, ग्राउंड रिसिप्ट आपकी इनकम हो गई, और स्टम्प सोल्ड आपकी इनकम हो गई। तो ये तीनों इनकम्स हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिख दी है। ओके, तो तीनों अपने हमारे पास जो मेंशन किया था इसके हिसाब से हमने तीनों लिख दिया है। अच्छा, इसी तरह से हम इसको टोटल करेंगे, लेकिन ये कि हिडन एडजस्टमेंट था 2,40,000 का आपने लोन ले रखा है 17, तो 2,40,000 के हिसाब से 15% के हिसाब से आप कैलकुलेशन करो, और 9 मंथ्स 17 है तो 9 मंथ्स के हिसाब से आपका अमाउंट हो जाएगा करीबन 30,000। ओके, इसमें से हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंसेस सिर्फ 12,000 दे रखा है, सॉरी 27,000 बनता है, तो ये हो जाएगा आपका 12,000। इसके अंदर हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने लास्ट में कैलकुलेशन किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस आउटस्टैंडिंग 15,000, तो 27,000 आउटर कॉलम पे लगेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना बाकी है, सो इट्स अ लायबिलिटी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज लोन, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अलग से मेंशन किया हुआ। एडवांस सब्सक्रिप्शन था वो 18,000 भी हमने लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम पहले फाइंड करेंगे इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास यहाँ टोटल किया है तो इनकम जो है वो ज़्यादा आ रही है, और उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करें तो हमारा प्रॉफिट बन रहा है। ये प्रॉफिट हम कैप जनरल फंड के अंदर ऐड कर देंगे, दैट इज इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे, जो कि हमारा टोटल बैलेंस शीट का टोटल हमारे पास आ जाता है। तो ये था 2023 का जो हमने पेपर ट्राई किया है सॉल्व करने का। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, आप एंड तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे वीडियोस आते जाएंगे, आप उसको देखते जाइए और अपना स्टडी सुधारिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। थैंक यू।